हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम हमारा चैप्टर काफी समय से चलता आ रहा है, जिसमें कि हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमने उसका एक बार रिवीजन किया, साथ ही उसकी एक्सरसाइज देखी और कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। होपफुली आज हमारा लास्ट सेशन होगा कोल एंड पेट्रोलियम का। अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो फिर वो आप पूछ लेंगे साथ साथ। ओके, आइए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मैं आपको कल के क्वेश्चंस एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने घर में जाके पढ़े होंगे, अच्छे से लर्न किए होंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आंसर में आपका पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। तो आपको एडवांटेजेस यानी फायदे बताने थे किसके? एलपीजी और सीएनजी के। ठीक है, जब आप उसको फ्यूल यानी ईंधन की तरह उपयोग करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा था कि एक तो ये स्मोकलेस होते हैं, धुआं इनसे नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा आपने क्या कहा था कि इनको जलाने पर किसी भी तरह से बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनते, यानी राख वगैरह, जैसे आप सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं ना घर पे एलपीजी के, उनको जब एलपीजी गैस आप जलाते हैं खाना बनाने के लिए, तो किसी भी प्रकार से कोई भी राख या कोयला उससे नहीं निकलता। ठीक है, और आपने क्या बोला, इजी टू यूज है, आप आराम से इनका उपयोग कर सकते हैं, कन्वीनियंट है आपके लिए, इजी टू हैंडल है, आराम से इनका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसका यूज किसमें किया जाता है? आपका सरफेसिंग ऑफ रोड, रोड की सरफेसिंग के लिए किया जाता है, रूफ सरफेसिंग के लिए किया जाता है। ओके, तो वो उसमें सब में बिटुमिन का प्रयोग होता है। ये क्या होता है? पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट होता है। जब आप पेट्रोलियम के अलग अलग प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने बिटुमिन को भी पढ़ा था। ओके, देन डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। ठीक है, तो जब आपका बायोमास से, नेचुरल जितनी भी आपके क्या थे बायोमास से, या आप वेजिटेशन वगैरह बोल रहे थे, आपके जीव जंतु थे, उनसे जब कोयला बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। और आपने क्या बोला कि वो बायोमास अगर किसी भी कारण से, कोई भी नेचुरल प्रोसेस हुई और उसके कारण से समाप्त हो गई है या मर गई है, उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे नेचुरल डिजास्टर वगैरह आए होंगे जिनके कारण उन बायोमास के ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ती चली गई। एक टाइम आया डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ, फिर एक समय आया जब डिकम्पोजिशन आपका रुक गया, तो वो जो मृत जीव थे उनके अवशेष वहां पर रह गए, जिनको हमने क्या बोला? जीवाश्म बोला। और एक समय बाद फिर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर वहां पर फील किया गया, तो उन मृत अवशेषों से यानी उन जीवाश्मों से कोयले का या फ्यूल का, फॉसिल फ्यूल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ओके, यही आपने पढ़ा। और ये सब प्रोसेस आपकी कैसे चलती है? मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। ठीक है, लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलती है। यानी जिस कोयले को आज आप प्रयोग कर रहे हैं, हम क्या मानते हैं कि उसका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसके निर्माण का जो क्या रहा होगा, प्रक्रिया रही होगी, वो लाखों साल पहले से शुरू हो रही है। ठीक है, यानी लाखों वर्ष पहले कुछ ऐसे पेड़ पौधे रहे होंगे जो किन्हीं कारणों से दब गए, तो उनसे किसका निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण। ओके, देन हमारा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो फॉसिल फ्यूल क्यों थे नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? क्योंकि इनकी मात्रा क्या है? एक तो लिमिटेड है क्वांटिटी में, दूसरा इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है? एग्जॉस्टिबल कहा जा रहा है। ओके, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ कोक। तो कोक आपका क्या होता है? ब्लैक होता है, पोरस होता है, सॉलिड फॉर्म में आपको मिलता है। यूजेस आपने पढ़े थे कि मेटलर्जिक प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। कोक क्या था आपका? कोल का एक टाइप था। जो कौन सा टाइप था? सॉलिड फॉर्म में जब आप कोल को देख रहे थे तो वो किस रूप में पाया जाता है? आपके कोक के रूप में पाया जाता है। और अगर आपको प्योरेस्ट फॉर्म भी पूछी जाती है कभी कभी कोल की, तो वो कोक आप बताते हैं, क्योंकि इसमें 98% क्या होता है? कार्बन होता है। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में आपने क्या बोला था कि समुद्र है, उसके अंदर समुद्री जीव है, वो किन्हीं कारणों से मर गए हैं,
समुद्र की सतह पर जाकर बैठ गए हैं। अब क्या होगा, समुद्र में अलग अलग तरह की प्रोसेसेस चल रही हैं, जहाँ पर क्या हुआ, रेत की, मड की, कीचड़ वगैरह जो भी उसके अंदर है समुद्र के अंदर, उसकी परतें, उन सारे मराइन ऑर्गेनिज्म जिन्हें आपने कहा था लवणीय जीव कहा था, उनके ऊपर उनकी परत आ गई है। और फिर क्या हुआ, डिकम्पोजिशन शुरू हुआ, एनारोबिक प्रोसेसेस वहां पे हुई, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हीट के कारण वो फॉसिल में कन्वर्ट हुए, देन फ्यूल में यानी पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुए। ओके, नेक्स्ट हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एग्जॉस्टिबल एंड इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, सनलाइट, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, तो इनको आपने किसमें, एग्जॉस्टिबल यानी जो क्या है आपके लिमिटेड है, ठीक है, रिसोर्सेज जिनकी मात्रा सीमित है। इनएग्जॉस्टिबल क्या बोला, जिनकी मात्रा असीमित है। तो उन दोनों में क्लासीफाई किया। आपने बोला जो आपका वाटर है, एयर है और सनलाइट है वो इनएग्जॉस्टिबल में आएगा, और इसके अलावा जितनी आपकी फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया और कोल हो गया, वो किसमें आएगा, आपका एग्जॉस्टिबल में आएगा। ओके, ये एग्जॉस्टिबल हो गई, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, यानी इनकी मात्रा क्या है आपकी, लिमिटेड है। ठीक है, और आपका एयर सनलाइट वाटर आपका क्या हो जाएगा, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड मात्रा में मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल। ओके, असीमित मात्रा है ये। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं नया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन कार्बोनाइजेशन। आपको बताना है कार्बोनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो कार्बोनाइजेशन जैसे आपने पहले भी पढ़ लिया है कि कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब ये कैसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जहां पर आपने क्या कहा था कि कुछ तो जीव जंतु पेड़ पौधे थे। ठीक है, ये जीव जंतु पेड़ पौधे किन्हीं कारणों से क्या हो गए, मिट्टी की सतह के नीचे आ गए। यहाँ ये जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुई, अलग अलग प्रोसेसेस हुई, जैसे डिकम्पोजिशन हुआ, अपघटन यानी, और क्या हुआ, एक टाइम आया O2 की सप्लाई रुक गई, फिर क्या हुआ, ये डिकम्पोजिशन भी रुक गया होगा। ओके, फिर आपने क्या बोला, यहाँ पर एनारोबिक प्रोसेसेस हुई। एनारोबिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, ऐसी प्रोसेसेस जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती हैं, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है तब यह क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो क्या बोला, जीव जंतु किन्हीं कारणों से मर गए हैं, फिर वो ऐसे धरती की सतह के नीचे दब गए हैं, उनके ऊपर मिट्टी की अलग अलग लेयर्स आ गई हैं। ठीक है, यहाँ प्रोसेसेस चल रही हैं अलग अलग, यहाँ प्रोसेस चल रही है, और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कोल का, और कोल किसकी फॉर्म है, एक कार्बन की फॉर्म है। तो यानी आपका इन जीव जंतुओं से और कोल की फॉर्मेशन, ठीक है, क्या कहा गया, इन जीव जंतुओं से कोल का बनना। ठीक है, यही आपकी क्या है, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि कार्बन बन रहा है आपका। ओके, कोल क्या है आपका, कार्बन है, तो कार्बन बन रहा है। ओके, तो यही प्रोसेस क्या है आपकी, कार्बोनाइजेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा कि आपका जितना भी बायोमास था उसका डिकम्पोजिशन, उसका फॉसिल्स में कन्वर्ट होना, उसका फ्यूल में कन्वर्ट होना, या हम बोलेंगे कि डायरेक्ट बायोमास का किसी में कोल में कन्वर्जन ही क्या है, कार्बोनाइजेशन है। ओके, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ओके, यही कहा, जितना भी आपका डेड वेजिटेशन है यानी मृत जीव जो आपके थे, इन मृत जीवों का कोयले में रूपांतरण, मृत जीवों का कोयले में रूपांतरण ही क्या होगा, आपका कार्बोनाइजेशन होगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कोल तार फॉर्म। तो कोल तार आपका क्या था, कोल तार आपका, जब आप कोल के टाइप्स पढ़ रहे थे तब आपने क्या कहा था कि 3 टाइप्स में या 3 वर्गों में हम कोल को विभाजित करते हैं। किस तरह से,
उसकी फिजिकल स्टेट के आधार पर। जहां पर आपने बोला कि ठोस अवस्था में कोल की फॉर्म क्या होती है, कोक होती है, लिक्विड स्टेट में कोल क्या होता है आपका, कोल तार होता है, और गैसेस स्टेट में क्या होता है, कोल गैस होता है। ठीक है, तो ये कोल तार क्या है आपका, ये लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में जब आपने क्या बोला कि कोल आपको मिलेगा तो वो क्या है, कोल तार है। व्हेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज डन, जब कोल का क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो जाता है, उसके बाद द वेपर्स विच कंडेंस इन द वाटर फॉर्म कोल तार। ओके, तो जो आपकी वेपर्स वहां पर उठेंगी फिर उसको किसमें, वाटर की फॉर्म में कंडेंस किया जाएगा। ठीक है, तो वही क्या है आपका कोल तार। ओके, इस तरह से आपका कोल तार बनता है। जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज मेंट बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड वेयर इज इट डन। ठीक है, तो आपने जब पेट्रोलियम की फॉर्मेशन पढ़ी थी, आपने कहा था कि उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, पहले फॉर्मेशन पढ़ी कि कैसे उसका निर्माण होगा, फिर आपने क्या बोला कि जब पेट्रोलियम का निर्माण हो गया था, अभी हमें उसकी जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो समुद्र तल में आपने पढ़ा वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, तो उसका एक्सट्रैक्शन हुआ, और एक्सट्रैक्शन के बाद आपने क्या बोला, आपके पास क्रूड प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, यानी कच्चा माल आपको प्राप्त हो गया है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, इम्प्योर पेट्रोलियम कह सकते हैं, या अशुद्ध पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। ओके, अब क्या किया जाएगा, उसको शुद्ध या उसके जो अवयवी प्रोडक्ट घटक हैं उनमें क्या किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा। यानी पेट्रोल में आपका एलपीजी भी है, गैसोलाइंस भी है, आपका कैरोसिन भी है उसमें, और डीजल भी है, पेट्रोल भी है, वैक्सेस भी है, इतनी सारी चीजें हैं उसमें, और उन सबको उससे निकाला जाएगा, या पेट्रोल को उन सॉरी पेट्रोलियम को उन सब में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाएगा, रिफाइनिंग किया जाएगा। और ये रिफाइनिंग कहाँ होता है, आपने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहां पर आप पढ़ रहे थे कि फ्रैक्शन के तौर पर एक रिफाइनरी बनी होती है जहां पर ये पूरा प्रोसेस चलता है। ओके, the process of separating the different fractions of petroleum is known as refining and it is carried out in a refinery. Okay, तो आपने क्या कहा पढ़ा था कि रिफाइनरी होती है एक, जहां पर अलग अलग फ्रैक्शंस बने होते हैं। ओके, आपको क्या मिल जाता है, क्रूड प्रोडक्ट मिल जाता है, क्रूड पेट्रोलियम जिसे आप बोलेंगे, यानी कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा उत्पाद आपको मिल गया। ठीक है, ये कच्चा उत्पाद, अब इसको क्या किया जाएगा, इससे पहले आपने वाटर को अलग किया, पानी को अलग किया जाता है, फिर आपने क्या बोला था, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में इससे सल्फाइड को भी CuSO4 की फॉर्म में, कॉपर सल्फेट की फॉर्म में सल्फाइड्स को भी हटाया जाएगा। ओके, अब आपके पास पेट्रोलियम जो मिला है उसको क्या किया जाता है, 400 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद सेपरेट किया जाता है, उसको पृथक किया जाता है, किसमें, उसके डिफरेंट फ्रैक्शंस में। ये जो फ्रैक्शंस बने हुए हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसके आएंगे। ओके, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग कहा जाता है। ओके, तो क्या प्रोसेस हो गई आपकी, सेपरेटिंग द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। ठीक है, पेट्रोलियम को उसके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो फ्रैक्शंस हैं उनमें क्या करना, बदलना ही क्या है आपका, रिफाइनिंग है। ओके, और ये रिफाइनिंग इस तरह की एक क्या होती है, प्लांट लगा होता है जिसको क्या कहा जाता है, रिफाइनरी कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, उसमें ये पूरी प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 यूजेस ऑफ डीजल। ठीक है, डीजल क्या है आपका, कहाँ पढ़ा आपने डीजल को, फॉसिल फ्यूल में पढ़ा, जीवाश्मीय ईंधन। और फॉसिल फ्यूल का कौन सा टाइप था ये, जब आप पेट्रोलियम को पढ़ रहे थे। देखिए, पेट्रोलियम अलग है और पेट्रोल अलग है। ठीक है, पेट्रोलियम आपका पूरा एक क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा फॉसिल फ्यूल का। ओके, और जब आप पेट्रोल की बात करेंगे तो पेट्रोल आपका क्या है, पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम में आपका डीजल आ रहा है, कैरोसिन आ रहा है, एलपीजी आ रहा है, ये सब उसके प्रोडक्ट्स हैं, वैसे ही पेट्रोल भी क्या है, इसका एक प्रोडक्ट है। ओके, तो डीजल भी क्या है आपका, एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है। अगर पूछा जाता है कि डीजल क्या है, तो वो एक फॉसिल फ्यूल है आपका,
किसका प्रोडक्ट है? तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट, ठीक है। जब आप, इससे पहले आपने क्वेश्चन क्या पढ़ा, रिफाइन कर रहे थे आप पेट्रोलियम को, ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस तक आपने गर्म किया, तो यहीं पर जब इसका फ्रैक्शंस में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा, अपने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होगा, तो यहीं पर क्या होगा, इसका एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको डीजल कहा जाएगा, ठीक है। तो वही डीजल हमें पूछा जा रहा है कि उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो आपने डीजल का यूज कहाँ देखा है? जितने भी आपके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डीजल, तो जो आपके हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं वहां सभी जगह किसका प्रयोग किया जाता है? डीजल का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो डीजल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो इन ऐसी चीजों में कहा, ये दो यूजेस हो गए आपके, एक हैवी जितने मोटर व्हीकल्स होते, ठीक है, बड़ी बड़ी जितनी गाड़ियां होती है उनमें किसका यूज किया जाता है? आपका डीजल का यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह में भी किसका उपयोग किया जाता है? डीजल का उपयोग किया जाता है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहीं पर आपको अगर पेट्रोल का यूज पूछा जाएगा तो पेट्रोल आपका कहाँ यूज होता है? लाइट जितने आपके मोटर व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। टू व्हीलर वगैरह में आपका सब का क्या यूज होता है? पेट्रोल का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड? ओके, तो ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है किसको? पेट्रोलियम को। और कोल को क्या कहा जाता है आपका? कोयले को ब्लैक डायमंड। ओके, तो ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है पेट्रोलियम? क्योंकि पेट्रोलियम, अभी आप लोग देख रहे होंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, बहुत ही यूजफुल इसे माना जाता है। सभी हमारे डेली यूज में, घर से लेकर के और बाहर सभी जगह पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं, चाहे वो एलपीजी हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया आपका, या और भी जैसे वैक्सेस वगैरह हो गए, कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं पेट्रोलियम के जिनका यूज बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। और इनका यूज इसका रेंज मतलब बहुत बड़ा है, या आप कह सकते हैं कि इनका उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ओके, ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस यानी व्यावसायिक रूप से भी इसको बहुत ज्यादा क्या किया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है, जैसे फैक्ट्रीज में हो गया, आपके व्हीकल्स वगैरह, इंडस्ट्रीज में हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हो गया, सभी जगह किसी न किसी रूप में डीजल, पेट्रोल या फिर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अगर ब्लैक डायमंड पूछा जाता है तो वो क्या है आपका? कोल। जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by fractional distillation, what is the principle on which it is based? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? पेट्रोलियम क्या है आपका? मिक्सचर है। आपने क्या बोला था? क्रूड प्रोडक्ट, यानी कच्चा माल आपको मिल रहा था, कच्चा पेट्रोलियम मिल रहा था आपको, जिसको आपने क्या करना था? रिफाइन करना था, ठीक है। तो उसको कैसे कर रहे थे हमने बोला कि एक रिफाइनरी होगी, और उस रिफाइनरी में आपका 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा या गर्म किया जाएगा, ठीक है। और फिर हमने क्या बताया था कि इस तरह से इस रिफाइनरी में अलग अलग फ्रैक्शंस बने होंगे, और इन फ्रैक्शंस में पेट्रोलियम के जो क्या होंगे? प्रोडक्ट्स होंगे, वो कलेक्ट होंगे। कैसे कलेक्ट होंगे आपका? जब 400 डिग्री सेल्सियस यानी 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको तापमान दिया जाएगा, तो बीच बीच में आपके प्रोडक्ट्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, यानी पेट्रोलियम में अलग अलग प्रोडक्ट हैं, सबका क्या होगा? जो उसके घटक हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होंगे? वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ कलेक्ट हो गए फ्रैक्शंस में, यहाँ से हमने उसे हीट किया, हीट करने के बाद क्या हुआ? उसकी गैसेस के जैसे कोई 20 पे हो गया, 30 पे हो गया, 40, 100, 150, 200 इस तरह से हो रहा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर चले जाएगा। सबसे पहले वही क्या होगा? अपनी गैस में कन्वर्ट होगा, जिसका 20 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे ना टेम्परेचर देना। जीरो से मतलब जितना रूम टेम्परेचर होगा
उसके बाद हीट शुरू होगी, तो शुरू से चलेगा आपका टेम्परेचर 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जैसे 20 आया टेम्परेचर, तो क्या होगा, जिसका 20 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है वो उस समय गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। फिर आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया, 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री में किसी और का बॉइलिंग पॉइंट था, वो यहाँ कलेक्ट हो गया। फिर 40 आया किसी का, वो यहाँ कलेक्ट हो गया। देन 60 आया, 60 वाला यहाँ कलेक्ट हो गया। देन आपने बोला 100 पे किसी का बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो अपनी गैस में कन्वर्ट होके इस फ्रैक्शन में कलेक्ट हो जाएगा। देन आपका 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, 350 है, 400 है। इस तरह से आपका फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन है वो प्रोसेस हो रही है। ओके, और क्या कह रहे हैं कि जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी गैस में कन्वर्ट होके, क्योंकि उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो अलग अलग फ्रैक्शंस में क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन। आपने क्या पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले ही कार्बन और हाइड्रोजन के प्रोडक्ट ही आपके पेट्रोलियम में पाए जाएंगे। जहां पर आपने क्या बोला, आपका मीथेन हो सकता है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हो सकते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ओके, तो ये मेनली हाइड्रोकार्बन होता है, हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। सबके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। जितने ज्यादा कार्बन आएंगे मॉलिक्यूलर मास उतना बढ़ेगा, मास बढ़ेगा यानी द्रव्यमान, वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ गया, अभी ज्यादा मॉलिक्यूल्स वहां पे आ गए ना, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो अभी उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जो आपका पानी था वो टाइटली बॉन्डेड है पानी के मॉलिक्यूल से, अगर हम उसको वेपर में, भाप में बदल रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, तो पानी का मॉलिक्यूल आपका टूटेगा किसमें, गैस के मॉलिक्यूल। ओके, तो उसके मॉलिक्यूल को तोड़ना वो अभी मुश्किल हो जाएगा। कब, जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, कार्बन की संख्या पर निर्भर कर रही है, और कार्बन की संख्या जितनी बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा, यानी उतना ज्यादा तापमान आपको देना पड़ेगा। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो यही प्रोसेस जब आप क्या कर रहे हो, तापमान दे करके उसको उसके प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं या उनके अपघटकों में तोड़ रहे हैं, वही आपका क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ओके, एंड इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, इसी को क्या कहा जाता है, आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। तो एलपीजी कहाँ बन रहा था, जब एलपीजी को पूछा जाएगा फॉसिल फ्यूल में आएगा, पेट्रोलियम में आएगा। ठीक है, सीएनजी भी किस में आएगा, आपका फॉसिल फ्यूल में आएगा, लेकिन ये किसका प्रोडक्ट है, आपका नेचुरल गैस, जब आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है, आपके फॉसिल फ्यूल है। एलपीजी पेट्रोलियम में आता है और सीएनजी आपका आता है नेचुरल गैस में। फुल फॉर्म क्या है, अब एलपीजी आपका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। सीएनजी वाला क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। सीएनजी क्या है, आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी आपका हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और दोनों ही क्या है, ये पेट्रोलियम का है, दोनों क्या है, फॉसिल फ्यूल है, आपके जीवाश्मीय ईंधन है। ये पेट्रोलियम का है और ये आपका नेचुरल गैस में आएगा। एक और क्वेश्चन आता है कि एलपीजी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, तो वो ब्यूटेन होता है, जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला होता है C4H10। ओके, 4 कार्बन की श्रृंखला होती है जिसमें 10 हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्डेड रहते हैं। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम शोइंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, गिव द यूजेस ऑफ एनी 3 फ्रैक्शंस। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं आपको कि जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात आप कर रहे हो, रिफाइनरी की बात कर रहे हो, उसका लेबल डायग्राम आपको बताना है। तो डायग्राम उसका कैसा होता है, ये होता है। ठीक है, ये आपकी रिफाइनरी कुछ इस तरह से होती है, जिसकी बात मैंने की थी कि इसमें अलग अलग फ्रैक्शंस बने हुए। ओके, तो वो फ्रैक्शंस ये हैं आपके,
ये आपका एक फ्रैक्शन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। और इस तरह से इनको बाहर को क्या किया जाता है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट जा रहा है फर्नेस से, ठीक है, जो कि क्या है, क्रूड प्रोडक्ट है, या आप जिसको कच्चा माल भी कह रहे हैं, क्रूड पेट्रोलियम कह रहे हैं आप उसे, उसको आप यहाँ से डालेंगे। फिर क्या होगा आपका, यहाँ से टेम्परेचर दिया जाएगा अप टू 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस तक आप यहाँ पर तापमान देंगे। तो शुरू तो नीचे से ही करेंगे, 1 2 3, जितना मतलब आपका रूम टेम्परेचर है, उसके बाद जितना टेम्परेचर ऊपर जाता है आप उसको बढ़ाते जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर आप क्या देखेंगे कि आपका जो सबसे पहले, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो यहाँ कहीं जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो आपने बोला कि सबसे पहले एलपीजी आपकी निकलती है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, ओके। देन आपने बोला कि उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट गैसोलीन का होगा, नेफ्था, पेट्रोल वगैरह का होगा, वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सपोज इसका 20 डिग्री हम मान लेते हैं, इसका 100 डिग्री है, ठीक है। तो अभी 100 टेम्परेचर जाएगा तो यहाँ इसकी वेपर सॉरी गैस कलेक्ट हो जाएगी। देन केरोसिन का होगा, केरोसिन यहाँ कलेक्ट हो जाएगी, तो 100 से ज्यादा, सपोज इसका 170 आएगा, ठीक है। ये हम सिर्फ एग्जांपल्स ले रहे हैं, ओके। देन आपका लाइट गैस ऑयल का क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। इसके बाद हैवी गैसेस ऑयल हैं जो वो उनका आएगा, और लास्ट में आपका रेजिड्यू बच जाएगा जो कि इम्प्योर होगा, वो सबसे नीचे कलेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपका लेवल डायग्राम है, इसको बना लेंगे। गिव द यूजेस ऑफ एनी 3 फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं, ये फ्रैक्शंस बने हुए हैं, इनके यूजेस आपको बताने। फ्रैक्शंस के यूजेस का मतलब क्या है, जो उसके प्रोडक्ट हैं उनके यूजेस बताने। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, क्योंकि मैंने लगभग आपको सारे फ्रैक्शन के यूजेस बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ आपके फ्रैक्शंस काम में आते हैं आपको, ओके। तो होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर को लेके, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। अभी हम नेक्स्ट सेशन में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कोल एंड पेट्रोलियम में आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, ओके। तो अभी तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।